नमस्कार बच्चों। आज के इस पीरियड के अंदर हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा 6 में आपने संज्ञा सीखी होगी। कुछ व्याकरण के टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने आगे सीखे हैं, फिर भी इस क्लास के अंदर भी संज्ञा के प्रकार और उसके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आज हम पहला पीरियड ले रहे हैं व्याकरण में संज्ञा। यहाँ पर मेरे पास जो व्याकरण है उसके अंदर और आपके पास जो व्याकरण की टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन व्याकरण ज़्यादातर समान ही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बुक में से भी पढ़ें और इसमें से भी पढ़ें, कोई तकलीफ़ नहीं होती। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका परिचय प्राप्त करें। उसके बाद उसके भेद और उदाहरण देखेंगे। सबसे पहली बात कि संज्ञा किसे कहते हैं। आपको स्क्रीन पर संज्ञा की परिभाषा दिखाई दे रही है, मैं उसी में से आपको समझाती जाऊंगी। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है या प्राणी है, उसका नाम है, उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के प्रमुख 5 प्रकार हैं। उसमें से सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वें नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। आपको परीक्षा के अंदर संज्ञा के प्रकार और उसके उदाहरण पूछे जाते हैं, उसकी परिभाषा आपको पूछी नहीं जाती। आइए पहले प्रकार से शुरू करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की आपको स्क्रीन पर परिभाषा भी दिखाई दे रही है। उसके बाद कौन से शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक के अंदर समा सकते हैं, वो शब्द हैं और उसके बाद उदाहरण देने की कोशिश की गई है। चलिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा का पहला प्रकार है, उसकी परिभाषा देखें। परिभाषा इस प्रकार है, किसी भी विशेष व्यक्ति यानी कोई भी निश्चित व्यक्ति है या विशेष वस्तु या निश्चित स्थान के कोई खास एक स्थान है, उसके नाम का बोध कराने वाले, बोध कराना यानी पता चलना, बोध कराने वाले शब्द को या उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द से हमें निश्चित व्यक्ति का या निश्चित स्थान का पता चल जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी, तो आपको उनके बारे में ही पता चलेगा, उनके सिवाय किसी और व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आएगा नहीं। अगर मैं कहूँ लाल किला, तो आपके सामने लाल किला एक ही है जिसका दृश्य खड़ा हो जाएगा। अगर मैं कहूँ गांधी जी, तो आपके सामने उन्हीं का चित्र आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी निश्चित यानी कि परफेक्ट कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है या कोई निश्चित स्थान है। अगर मैं कहूँ हैदराबाद, तो हैदराबाद ही आपके सामने आएगा। उस समय आप बेंगलोर के बारे में सोचेंगे नहीं। तो ऐसे जो शब्द हैं जो परफेक्ट किसी व्यक्ति का नाम या उसकी जगह दिखाते हैं, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके उदाहरण दिए हैं, देखिए। जैसे में महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, सीमा, विकास आदि ऐसे जो नाम होते हैं। उसके बाद वस्तु का वर्णन किया है। उसके बाद रचनाएं हैं या स्थान हैं, जिसमें बेंगलोर है, दिल्ली है, बम्बई है। तो जो निश्चित स्थान है, कोई वस्तु है या निश्चित व्यक्ति है, वो सारे शब्द हैं, वो शब्द, वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाएगी। उदाहरण दिए हैं, देखें। पहला उदाहरण है, विकास फुटबॉल खेल रहा है। विकास शब्द डार्क किया है, तो विकास है किसी निश्चित लड़के का नाम है। राम मेरा दोस्त है। राम शब्द पर थोड़ा डार्क कलर है, तो हमें राम वो निश्चित व्यक्ति का वर्णन किया गया है, यही समझना है। तो जब किसी निश्चित व्यक्ति का वर्णन हो, वस्तु या स्थान का वर्णन हो, ऊपर देखिए कुरान है, महाभारत है, रामायण है, ये निश्चित पुस्तकें हैं, तो वो सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगी। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक से ही ये इस तरह अलग है कि व्यक्तिवाचक में निश्चित वस्तु या स्थान या व्यक्ति का वर्णन था, लेकिन इसमें पूरी जाति का वर्णन है। जैसे मैं अगर कहूँ माली, तो माली है जो पौधों की रखवाली करता है, उसे पानी देता है। तो मैंने किसी रामू नाम के निश्चित व्यक्ति का वर्णन किया हो तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। लेकिन मैंने माली कहा तो कोई भी माली हो सकता है जिसकी मैं बात करती हूँ, पूरी जाति हो सकती है, उनका ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह से किसी निश्चित व्यक्ति का जब पता नहीं चलता, उसके पूरे समूह का, उसके ग्रुप का पता चलता है, वैसे सारे शब्द हैं वो जातिवाचक के अंदर आएंगे। देखिए नीचे शब्द दिए हैं जैसे वाले शब्द मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, ट्रक, ये सारे जो शब्द हैं वो जातिवाचक हैं। लेकिन मैं कहूँ रेडमी मोबाइल, सैमसंग टीवी, तो अगर मैं ऐसे शब्दों के साथ उनकी कंपनी के साथ जोड़ देती हूँ तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद स्थान का वर्णन है, गांव है, शहर है, तो ये सारे जो शब्द हैं वो गांव मैंने कहा तो निश्चित गांव नारायणपुर या भूज कहा होता तो व्यक्तिवाचक में, लेकिन मैंने सिर्फ गांव कहा है तो वो शब्द होगा जातिवाचक में। उसके बाद प्राणियों का वर्णन है, उसमें पशु पक्षी हो या फिर मैं ये कहूँ गाय, तो गाय है वो जातिवाचक में आएगा। लेकिन मैं कहूँ लाल गाय तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आदमी तो वो जातिवाचक में, लेकिन मैं कहूँ रविंद्रनाथ टैगोर तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो खास आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में इतना ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक कोई निश्चित व्यक्ति या स्थान या वस्तु होगी, जबकि जातिवाचक है उसमें सिर्फ आदमी कहा होगा, उसमें अगर किसी का नाम नहीं है, सिर्फ मनुष्य कहा है, या फिर ये कहा है किताब, कोई निश्चित किताब का वर्णन नहीं है, जहाँ पर निश्चितता न हो, वो होगा जातिवाचक संज्ञा। आगे देखें तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि फीलिंग्स। यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा देखें, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था यानी परिस्थिति, उसकी दशा या भाव का बोध कराता हो, वैसे शब्द होंगे भाववाचक संज्ञा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिसका जब कान में उसका अर्थ आता है, उस शब्द का जब हम वर्णन सुनते हैं, उस समय वो शब्द है, हम उस शब्द को देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैं शब्द बोलूँ खुशी, लेकिन खुशी है वो सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। क्रोध है वो भी हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, मोटा है, मिठास है, उम्र है, ये सारे जो शब्द हैं उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उसका हम भाव जान सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं जो फीलिंग्स के साथ, भाव के साथ जुड़े हैं, वो सारे शब्द होंगे भाववाचक शब्द। इसमें देखिए बहुत सारे शब्द दिए हैं, भूख है, प्यास है, चोरी है। कई बार ऐसे शब्द कि जो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं पाते, वो सारे शब्द भाववाचक के अंदर आते हैं। उदाहरण में देखें, पहला वाक्य है भारत में गरीबी बढ़ रही है। यहाँ पर गरीबी शब्द है वो भाव दिखाता है। उसके बाद का वाक्य है मेरा बचपन खेल कूद में बीता। बचपन शब्द है वो डार्क किया गया है, बचपन यानी कि वो भाव है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। खुशी है, गम है, चतुराई है, बुद्धिमानी है, ये सारे जो शब्द हैं जिसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे शब्द भाववाचक शब्द के अंदर आएंगे। अगर मैं कहूँ आम मीठा है तो मुझे मिठास दिखाई नहीं देगी, मैं सिर्फ उसका अनुभव करूँगी, तो मिठास शब्द है वो भाववाचक संज्ञा बनेगा। आगे का प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हो, नाम से ही हमें पता चलता है। चलिए परिभाषा देखें, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी कि एक से ज़्यादा हो, उसका पता चले, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक, दो शब्द हैं इसके लिए, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा
कहते हैं। जैसे वाले शब्द देखिए, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। भीड़ है, मेला है, सभा है, कक्षा है। अगर भी मेला है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़ है तो बहुत सारे लोग जहाँ जमा है उसी को हम भीड़ कहते हैं। कक्षा है तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। सभा है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार है तो उसमें भी कई सारे लोग होते हैं। तो ये सारे शब्द हैं वो समूहवाचक के अंदर आएंगे। खास एक शब्द है पुस्तकालय। पुस्तकालय को इसलिए समूहवाचक में रखा जाता है क्योंकि पुस्तकालय के अंदर हम जानते हैं बहुत सारी किताबें होती है। फिर झुंड है, किसी भी जानवर का झुंड होता है या फिर गिरोह होता है। दल होता है, दल यानी टीम। कोई भी गुच्छा है, फूलों का गुच्छा है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। टुकड़ी है, दल है। ये सारे जो शब्द हैं वो, या फिर सेना है, सेना में भी हम जानते हैं बहुत सारे सिपाही होते हैं। तो ऐसे सारे शब्द जो एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का वर्णन करता हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण दिया है, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। यहाँ पर टीम है तो हम जानते हैं टीम के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो टीम शब्द है वो समूहवाचक। मुझे दर्जन केले खरीदने हैं। अगर ऐसा वाक्य हो तो दर्जन यानी कि 12। 12 एक से ज्यादा हुआ, उसमें पूरा बंच होता है केलों का। दर्जन यानी 12 केले। इस तरह से शायद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहा जाता है कि जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हो, बहुत सारे लोग जहाँ पर जमा हैं, वो सारे शब्द समूहवाचक के अंदर आएंगे। चलिए आगे का प्रकार देखें, जिसका शीर्षक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराता हो। द्रव्य यानी कि लिक्विड का हो। कोई धातु है, सोना चांदी वो धातु है। कोई पदार्थ है, कोई तरल वस्तु है, तरल यानी कि वो भी लिक्विड टाइप की वस्तु है। ऐसे सारे शब्द हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। देखिए जल्दी, जैसे वाले उदाहरण देखें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कोयला है, पानी है, तेल है, घी है, लोहा धातु है, घी है वो द्रव्य है, लिक्विड है, पानी, तेल ये भी लिक्विड है, कोयला है वो पदार्थ है। फिर सोना है, चांदी है, हीरा है, ये सारी धातुएं हैं। धातु कहा जाता है उन्हें, मेटल्स। तो ये सारे शब्द द्रव्यवाचक में आएंगे। उसके बाद चीनी है, फल है। ऐसे जो शब्द हैं, जो कोयला है वो हम एक में काउंट नहीं कर सकते। कोयला बहुत सारे साथ में पड़े होते हैं। एक चीनी, दो चीनी, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो नहीं। तो ऐसे जो शब्द हैं, जो घी है, क्या आप उसे एक घी, दो घी ऐसा कह सकते हो? नहीं। तो हमें इन शॉर्ट अगर जल्दी से याद रखना है तो ऐसे शब्द जिनको हम एक दो में काउंट नहीं कर सकते, या फिर फल और सब्जी हैं वो उसमें अपवाद हैं, उनको हम एक दो में काउंट कर सकते हैं। लेकिन बाकी ऊपर जो जैसे वाले शब्द हैं, कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, इन शब्दों को हम, इन वस्तुओं को हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सारे जो धातु हैं जिन्हें हम अलग नहीं देख सकते, ऐसे पदार्थ हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो सारे शब्द द्रव्यवाचक में आएंगे। चलिए देखिए, पहला उदाहरण है, हमें रोज फल खाने चाहिए। तो फल है वो द्रव्यवाचक में आएगा। उसके बाद है, मुझे पानी पीना है। तो पानी है वो भी द्रव्य है, लिक्विड है। तो वो सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते जाएंगे। तो आज के पीरियड में हमने संज्ञा और उसके 5 भेदों का परिचय प्राप्त किया। धन्यवाद।